तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नेचर, एक्सटेंट एंड स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, संविदा अधिनियम क्या है। अब हम बात करेंगे कि संविदा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो इसके लिए हमें सेक्शन 2H को देखना पड़ेगा, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा दी गई है, संविदा की परिभाषा दी गई है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा में आपको दो बातें मिल गई, एक तो हो गया अग्रीमेंट और एक हो गया इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। अगर कोई करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, अगर कोई एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये सेक्शन 2H में लिखा है। अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है, और फिर हम ये समझेंगे कि इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, विधि के द्वारा प्रवर्तन क्या होता है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एक एग्रीमेंट कैसे बनता है, एक करार कैसे बनता है। तो उसके लिए सबसे पहले किया जाता है प्रपोजल, जिसको हम ऑफ़र या हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। जब एक व्यक्ति प्रपोजल करता है तो दूसरा व्यक्ति उसे एक्सेप्ट करता है। जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। जब प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन को जोड़ा जाता है तब वह अग्रीमेंट बन जाता है, यानी कि करार बन जाता है। तो अब प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, प्रॉमिस, ये सब क्या है, तो इनकी डेफिनेशन आपको सेक्शन 2 में मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रपोजल की डेफिनेशन से। प्रपोजल क्या होता है, कब कहा जाएगा कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को प्रपोजल किया या कोई ऑफ़र किया। तो उसके लिए हम सेक्शन 2A की डेफिनेशन देखेंगे। सेक्शन 2A कहता है, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपनी एक इच्छा व्यक्त करता है, अपनी एक विलिंगनेस को सिग्निफाई करता है, और वो विलिंगनेस कोई काम को करने या कोई काम को ना करने की होती है, और इस विलिंगनेस को वो इस आशय से एक्सप्रेस करता है कि ये सामने वाला व्यक्ति कहे गए एक्ट को करे या कहे गए एक्ट को ना करे, तब ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने प्रपोजल किया है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर A B से ये कहता है कि आई एम विलिंग टू सेल यू दिस बुक फॉर 50 रुपीज़, का मतलब है कि वो एक प्रपोजल कर रहा है, जिसमें A B से ये कह रहा है कि मेरी ये मंशा है, मेरी ये इच्छा है कि मैं तुम्हें ये किताब 50 रुपये में बेच दूँ। सो दिस स्टेटमेंट ऑफ A इज़ कॉल्ड प्रपोजल। अब B के ऊपर क्या लाइबिलिटी है। अब जब भी कोई प्रपोजल किया जाता है तो B या तो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा या उसको डिनाई कर देगा, मना कर देगा। अगर B उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है तो वो प्रपोजल बन जाएगा प्रॉमिस। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन सेक्शन 2B में दी गई है, जो कहती है, when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise, which means acceptance के लिए ज़रूरी ये है कि जो भी बात करने के लिए प्रपोजल दिया गया है, उस बात को करने के लिए अगर वो व्यक्ति रेडी हो जाता है और अपनी असेंट को एक्सप्रेस करता है, तो ये कहा जाएगा कि उसने वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। जब भी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रपोजल प्रॉमिस बन जाता है। सेक्शन 2C प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की बात करता है। जो भी व्यक्ति प्रपोजल कर रहा था उसे प्रॉमिसर कहा जाता है, और जो व्यक्ति प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है उसे प्रॉमिसी कहा जाता है। हमारे केस में A जो था वो प्रपोजल कर रहा था, मतलब A हो जाएगा प्रॉमिसर, और B प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा था तो B हो जाएगा प्रॉमिसी। तो प्रॉमिस तो बन गया। अब एग्रीमेंट बनाने के लिए हमें प्रॉमिस के साथ साथ कंसीडरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन नहीं है तो एग्रीमेंट फॉर्म ही नहीं होगा। तो एग्रीमेंट को बनाने के लिए हमें चाहिए प्रॉमिस एंड कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन की डेफिनेशन सेक्शन 2D में दी गई है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और abstained from doing or does or abstains from doing
or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. इसका मतलब जब promiser की desire पे promisee या कोई अन्य व्यक्ति on the behalf of the promisee ने कोई कार्य या तो कर दिया है या करने से प्रवृत्त रहता है, या फिर कोई कार्य वो करता है या करने से प्रवृत्त रहता है, या करने का वचन देता है या प्रवृत्त रहने का वचन देता है, तो ये कहा जाएगा कि ये कार्य, प्रवृत्ति या वचन प्रतिफल कहलाएगा। सेक्शन 2D की डेफिनेशन में आपको 3 प्रकार के कंसीडरेशंस मिलेंगे। पहला पास्ट कंसीडरेशन, जहाँ पर ये कहा गया है हैज़ डन और abstained फ्रॉम डूइंग। दूसरा प्रेजेंट कंसीडरेशन, जहाँ ये कहा गया है डज और abstains फ्रॉम डूइंग। और तीसरा फ्यूचर कंसीडरेशन, जहाँ पर promises टू डू और promises टू abstain फ्रॉम डूइंग कहा गया है। इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसीडरेशन इज़ नॉट अ वैलिड कंसीडरेशन, मतलब अगर पास्ट में कोई कार्य किया जा चुका है तो उसको एक वैलिड कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। बट अंडर द इंडियन लॉ पास्ट कंसीडरेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंसीडरेशन। हमारे एग्जाम्पल में ए ने प्रपोज़ल दिया था अपनी किताब को 50 रुपये में बेचने का। यहाँ पर जो किताब को बेचने का प्रपोज़ल है, ये प्रपोज़ल है। जब इस किताब को बी ने खरीदने के लिए अपनी सहमति को व्यक्त कर दिया तब वह एक्सेप्टेंस हो जाएगा, और जब 50 रुपये को देने का प्रॉमिस किया जाएगा तो ये 50 रुपये उस किताब को खरीदने का कंसीडरेशन हो जाएगा। तो हमने देखा कि एक प्रपोज़ल किया गया, उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया गया। जब उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया गया तो वो प्रॉमिस बन गया। उस प्रॉमिस के साथ हमने कंसीडरेशन को ऐड किया तो वो अग्रीमेंट बन गया। अब इस अग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सिबिलिटी आ जाएगी तो ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इन्फोर्सिबिलिटी को देखने के लिए कि कौन से अग्रीमेंट्स इन्फोर्सिबल बाय लॉ होंगे और कौन से अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होंगे, इसके लिए हमें सेक्शन 10 to 12 को पढ़ना पड़ेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल को। कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा है। धन्यवाद।